ठीक है, तो जो पहला इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो आपकी पहली किताब है जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की है, उसमें जो पहला चैप्टर है आपका कोल्ड वॉर, उसी के बारे में शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं ये कोल्ड वॉर क्या है, इसका रीज़न क्या है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इस कोल्ड वॉर के पीछे। ठीक है, सबसे पहला कि ये जो टर्म है कोल्ड वॉर, अगर मैं इस टर्म पे बात करूं तो नाम सुन के लगता है कि कुछ वॉर जैसा नहीं है, कुछ जो आपने सुना होगा कि एक एग्रेसिवनेस दिखता है वॉर में, वो नहीं है। अगर आप पूछेंगे कोल्ड वॉर को मैं अगर सिनोनिम एक और दे पाऊँ तो मैं कहूँगा कि कोल्ड वॉर इज़ नथिंग बट हॉट पीस। अब आपके पीछे जाएगा ये जो मैं बोल पा रहा हूँ हॉट पीस, इसका रीज़न क्या है। सबसे पहला आता है कि जो कोल्ड वॉर है उसका जेनेसिस को समझने की कोशिश करते हैं कि कोल्ड वॉर शुरू क्यों हुआ। तो एक लाइन जो हमेशा मैं बोलता हूँ कि द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 वॉज द बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर एरा। थोड़ा सा मैं वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। जैसे आपको पता है कि वर्ल्ड में दो पावर्स, एक अलाइड पावर्स और दूसरा एक्सिस पावर लड़ रहे थे। अगर मैं वर्ल्ड वॉर की रीज़न को देखूं कि वर्ल्ड वॉर क्यों शुरू हुआ था, तो आप देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर 1 का जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 2 का जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 1 में छिपा हुआ है। मैं वर्ल्ड वॉर 1 पे नहीं जाऊंगा क्योंकि वो एक अलग लेक्चर हो जाएगा, कभी मैं उसके लिए सेपरेट आपको बता दूंगा वर्ल्ड वॉर 1 का रीज़न और क्या क्या कॉन्टेक्स्ट था। ठीक है, आते हैं अभी थोड़ा सा इसको लिमिट रखते हैं वर्ल्ड वॉर 2 में। देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 में जो हारा हुआ नेशन था, दोनों में सेम जर्मनी को माना जाता है, वर्ल्ड वॉर 1 में भी और वर्ल्ड वॉर 2 में भी, कि जर्मनी ने हारा। लेकिन थोड़ा सा आते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 का रीज़न वर्ल्ड वॉर 1 कैसे हुआ। देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 जब ख़त्म होता है तो उसमें कहते हैं कि जो एक पीस ट्रीटी हुई थे, पीस ट्रीटी नहीं कहूँगा, जैसे कि ऑब्वियसली जर्मनी जब हार गया था तो उसको बैठाया गया और बोला गया कि तुम्हें जो है एक ट्रीटी साइन करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं वॉर रिप्रेशन का सारा, जितने भी हार्श ट्रीटी की तरह से उसको डिस्प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट देकर जर्मनी को सरेंडर किया गया। और जो ट्रीटी ऑफ वर्साइज थी वो सारे जितने अलाइड पावर के नेशन थे, जैसे यूके, यूएसए, फ्रांस और भी जो इनके सपोर्टिंग नेशंस थे, उन लोगों ने यूएसए मतलब ये सारे कंट्रीज ने मिलकर जर्मनी को बोला कि आपको जो है ट्रीटी ऑफ वर्साइल पे साइन करना पड़ेगा। इसमें जो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो फ्रांस को है ना, जर्मनी को हराकर एक था कि उस पर एक ऐसा हार्श रिप्रेशन कर दिया जाए ताकि जर्मनी दोबारा कभी पावरफुल ना हो पाए, क्योंकि फ्रांस की बाउंड्री जर्मनी से शेयर होता है, तो कभी नहीं चाहता एक नेबरिंग स्टेट कि वो मेरे से आगे निकल पाए। यही रीज़न था कि जो उसमें ट्रीटी ऑफ वर्साइल की संधि थी, जिसमें जर्मनी के टेरिटरी को छीन लिया गया, उसके कोल के खदानों को छीन लिया गया, जो राइन नदी थी जो कि सबसे इम्पोर्टेंट उनका मेन लैंड था, उसको भी छीन लिया जाता है। और जर्मनी पे कुछ एक्स्ट्रा जो पैसे देने के लिए वॉर गिल्ट के लिए शायद 33 मिलियन के आसपास उनको वॉर का गिल्ट पे पैसा वापस सभी नेशन को देना हो। ये बात वैसे ही है कि अगर हम 10-12 लोग लड़ते हैं और जो हारने वाला है उसी को कहते हैं कि तुम पूरे वॉर के दोषी हो और तुम्हें ही क्या करना होगा, पूरे वॉर के जितने भी लॉसेस हैं उसको भरपाई करना पड़ेगा। अब थोड़ा समझते हैं ऐसे हालात में क्या है कि जर्मनी चूंकि हारा हुआ नेशन था और जर्मनी के पास कुछ खोने के लिए नहीं था, तो जर्मनी पे कहाँ से कर पाता। अब यहाँ पे क्या होता है, जो अलाइड नेशन में यूएसए था, जो कि एक मेजर रोल था, जो कि लास्ट में आता है वॉर में और वॉर का सिनेरियो को बदल देता है, और फाइनली जो है यूएसए जो है यूएसए वॉज काइंड इनफ टू गिव लोन्स टू जर्मनी कि आप अभी लोन्स मेरे से ले लो, बाद में पे कर देना। तो जर्मनी ने इस बात को ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो कि एक्सेप्ट करना था उसने एक्सेप्ट कर लिया, और फाइनली जो है चलता रहा। 1914 से 18 में वॉर खत्म होता है और 18 के बाद जर्मनी को साइन कराया जाता है और फाइनली जर्मनी पे करना शुरू करता है। 1921 से पे करना शुरू करता है, बट होता क्या है कि 1929 में एक वर्ल्ड में डिसऑर्डर आता है जिसका नाम आपने सुना होगा, यूएसए का जो इकोनॉमिक डिप्रेशन होता है 1929, जिसमें पूरे वर्ल्ड को एक तरह से इफेक्ट किया था। तो अब क्या होता है कि यूएसए के पास उसके अपने एग्रीकल्चर आउटपुट खत्म हो जाते हैं, फैक्ट्रीज शट डाउन हो जाती हैं, माइनिंग के काम धंधे सब बंद हो जाते हैं, और इसका इफेक्ट जो है ना पूरे वर्ल्ड वाइड देखने को मिलता है। अब इस रीज़न से, क्योंकि जर्मनी का अपना जो बैंक्स हैं वो सारे कोलैप्स कर गए थे, जो कि 2008 में आपने हाउसिंग क्राइसिस में भी देखा, सेम एक सिनेरियो क्रिएट हुआ था 1929 में।
जब ऐसा हुआ तो चूंकि लोन सारे दे रहा था यूएसए, अब यूएसए को लगता है कि जो मैंने लोन जर्मनी को दे रहा हूँ रीपे करने के लिए, अब वो लोन को क्या करता है, वापस मंगाना जर्मनी से शुरू कर देता है। जर्मनी के हालात ख़राब थे, उनका इंडस्ट्री ख़त्म था, उनकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल जो माइनिंग एक्टिविटीज़ थी सब के सब ख़त्म हो चुका था उस पर, और भी आसपास के जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनका कब्जा था। ऐसे हालात में जर्मनी जब वापस जब यूएसए लोन देना बंद कर देता है तो जर्मनी के हालात बहुत बुरे हो जाते हैं और चारों तरफ एक इन्फ्लेशन भी फैल जाता है और हालात इतने ज़्यादा बदतर हो जाते हैं कि लोगों को कहते हैं कि ब्रेड के लिए सड़कों पे में लाइन लगना पड़ता था ब्रेड खरीदने के लिए। और आपको पता है कि जब इस सोशल ऑर्डर में इनस्टेबिलिटी आती है तो एक ऐसा पावर का इमरजेंस होने लगता है जो कि थोड़ा सा ऑथोरिटेरियन है और टोटलिटेरियन है। इसी प्रोसेस में जर्मनी का जो नाजी पार्टी का हेड, जर्मन पहले वर्कर्स पार्टी से जुड़ा हिटलर, आपको पता होगा हिटलर के बारे में कि उसकी ऑरेटरी स्किल्स काफ़ी अच्छी थी और जब वो स्पीच 5 मिनट्स का देता था वो फायरी स्पीच जिसने पूरे जर्मन के लोगों को वो 5-10 मिनट के अपने स्पीच में अट्रैक्ट कर लेता था। तो उस समय के चांसलर ऑलरेडी पॉल वॉल हिंडनबर्ग थे और हिटलर क्या करता है, इस पूरे के पूरे जर्मनी में अपने आप को एक तरह से चीख पुकार मचाना शुरू करता है कि जर्मनी ने जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल में जो साइन किया संधि वो गलत है, क्योंकि जर्मनी को इतना ज़्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट जो पनिशमेंट मिला वो हिटलर जो है सभी को जर्मन्स को बताने में ये कामयाब रहता है कि जर्मनी ये जो दे रहा है ये गलत है और जर्मनी को ट्रीटी ऑफ वर्साइल की चीज़ों को नहीं करना चाहिए था, नहीं साइन करना चाहिए था। क्योंकि आपको पता है जर्मन की मिलिट्री ने साइन नहीं किया था, वहाँ की असेंबली ने साइन किया था। तो हिटलर इस बात को कामयाब करता है और लोगों को लगता है कि हाँ शायद ये सही कह रहा है। और चूंकि उस समय पूरे के पूरे लीडरशिप वैकेंट था तो लोगों ने मसीहा, एक तरह से हिटलर को एक मसीहा समझ लेते हैं कि हाँ शायद जर्मन का जो फ्यूचर है वो हिटलर बदलेगा। अब कहानी जो है यहाँ तक होती है कि 1929 में इकोनॉमिक डिप्रेशन है और हिटलर जो है, अब हिटलर राइज टू पावर शुरू होता है। 1933 में पॉल वॉल हिंडनबर्ग जो कि बूढ़े हो चुके थे 82 ईयर्स के, और उनको लगता था कि अब शायद वक्त हो चला है, सत्ता किसी और के हाथ में सौंप देना चाहिए। और फाइनली जो है वो सत्ता किसके, हिटलर के हाथ में दे देते हैं। और उसी समय जर्मनी जो है वो बिल्कुल अलग ही प्लेस पे चला जाता है। आपको पता है इनेबलिंग एक्ट पास करता है हिटलर और राइक्सटैग जो कि वहाँ की पार्लियामेंट है उसमें आग लगाता। हालांकि इसका कोई एक प्रमाण नहीं है, ऑथेंटिसिटी नहीं है कि वही आग लगाया, बट पार्लियामेंट में आग लग जाता है और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन को पलटकर और डिक्टेटरशिप पूरी तरह से हिटलर अपने आप पूरी तरह पावरफुल एक हो जाता है। अब देखिए दो चीज़ पैरेलली चलती है जर्मनी में। क्या सबसे पहली चीज़ कि जो ज्यूज़ के साथ हिटलर का एक था कि ज्यूज़ जो है उन लोगों ने वर्ल्ड वार 1 में उन्होंने ब्रिटेन का साथ दिया था, जो कि एक बाल्फोर डिक्लेरेशन की बात आती है कि जिसमें ज्यूज़ अपना नेशन मांग रहे थे, जो कि ब्रिटेन से एक बात रखी थी कि अगर आप जीत जाते हैं तो हमें अलग एक नेशन बना कर दीजिएगा। तो हिटलर क्या करता है, जर्मन्स को ये बताता है कि जो जर्मनी ने हारा है ना उसका मेन रीज़न जो है ना वो ज्यूज़ है, जो कि वॉर के दौरान उन लोगों ने ब्रिटेन को सपोर्ट किया था वर्ल्ड वार 1 में, जिसकी वजह से जर्मनी हारा है। और फाइनली लोगों को लगता है कि हाँ हिटलर सच बोल रहा है और उसके बाद बहुत सारे प्रोपेगेंडा चलाया जाता है किसके खिलाफ, यहूदियों ज्यूज़ के साथ। और इसी में पोलैंड में आपको पता है कि बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन कैंप बाद में चल के जब हिटलर खुद को गोली मारता है बंकर में इवा ब्राउन के साथ, तो जब रेड आर्मी कब्जा करते हुए आती है बर्लिन के पास यूएसएसआर से, तो उनको बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन कैंप मिलते हैं जिसमें ज्यूज़ के बहुत बुरे हालात थे और फिर होलोकॉस्ट का नाम, जिसको आप जानते हैं होलोकॉस्ट का नाम दिया गया। तो अब आते हैं थोड़ा सा 1933 के बाद कहानी चेंज होना शुरू होता है। 1933 के बाद जो पूरे 6-7 साल चलेंगे इसमें जर्मन की पूरी चीज़ों को हिटलर बदल के रख देता है, चाहे वो इंडस्ट्रियल एक तरह से इंडस्ट्री को बढ़ावा देना हो, चाहे जर्मनी का एक इकोनॉमी को चेंज करना हो, और जर्मन को जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की धज्जियां उड़ाना, अगर मैं कहूं तो एक लाइन में ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की धज्जियां उड़ाना शुरू कर देता है हिटलर। क्यों? क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्साइल में था कि जर्मनी अपनी आर्मी 1 लाख से ज़्यादा नहीं रख सकती थी, जर्मनी कॉलोनी नहीं बना सकता था, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे ट्रीटीज थे जो जर्मनी पे लादा गया था और हिटलर ने उसको सबको डिसमेंटल करना शुरू कर देता है। अब आप सोचेंगे कि ये सब 5-6 साल में हिटलर कर रहा है, बट जो कि अलाइड नेशन ये सब देख रहे थे वो कभी रोकने की कोशिश क्यों नहीं किया।
देखिए, ऐसा उनको लगता था कि उनको फील होने लगा था कि जो जर्मनी पे हमने हार्श ट्रीटी रखा है वो शायद डिस्प्रोपोर्शनेट है, और वो शांत रह के देखते हैं कि शायद चलो ठीक है, जर्मन ने तो वही चीज़ कब्जा किया। जैसे जर्मन सबसे पहले आपको पता है कि वो चेकोस्लोवाकिया, सुंडरलैंड और राइनलैंड को छीनता जाता है, जो कि जर्मन से छीना गया था ट्रीटी ऑफ वर्साइल में। तो ये सब क्या होता है कि जर्मनी जो है उसको दोबारा रीऑक्युपाई करके और पूरा जर्मनी लेना शुरू कर देता है। कहते हैं कि चूंकि पोलैंड और फ्रांस के बीच एक एग्रीमेंट था फ्रेंडशिप का, तो अब तक तो ठीक था, चेकोस्लोवाकिया पे कब्जा करना, सुंडरलैंड पे कब्जा करना, यहाँ तक तो ठीक था। कहानी बदलना शुरू करता है जब हिटलर 1939 में पोलैंड पे कब्जा करता है। जैसे ही पोलैंड पे कब्जा करता है, फ्रांस को लगता है कि शायद अगर पोलैंड पूर्वी साइड में पोलैंड पे कब्जा किया तो शायद नॉर्थ साउथ वेस्ट में इसके बाद हमारा नंबर है। और कहते हैं पोलैंड पे कब्जा करना वाज द डिक्लेरेशन ऑफ वर्ल्ड वॉर II। क्योंकि जैसे ही पोलैंड पे कब्जा करता है, यूके और फ्रांस दोनों फुल स्केल वॉर को डिक्लेयर कर देते हैं। अब चूंकि हिटलर को पता था कि पोलैंड पे कब्जा करते ही शायद वॉर जो है एस्केलेट होने वाला है, तो हिटलर जो है पहले ही से सारी स्ट्रैटेजी बनाकर रखता है। और देखिए, जर्मन जो हिटलर की आर्मी थी वो नाजी आर्मी जिसको कहते हैं, नाजी आर्मी थी। और दूसरी चीज़, उनका जो एयरक्राफ्ट था, जिससे एयर फोर्स थे उनके, लुफ्तवाफे, जो कि बहुत कमाल दिखा है, जिसमें कहा जाता है कि लुफ्तवाफे जो है वो जहाँ जाते थे धज्जियाँ, पूरे लंदन में धज्जियाँ उड़ा दिया था। फ्रांस में पेरिस तक उन्होंने कब्जा करने में हेल्प किया। तो आप देखेंगे कि जब फ्रांस उन पर अटैक करता है तो दोबारा क्या करता है हिटलर, जो है बेल्जियम के रास्ते नीदरलैंड, फाइनली जो है जर्मन जो है पेरिस को कब्जा करने में कामयाब होते हैं, और नाजी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से पेरिस में कब्जा कर लेती है। अब सेकेंड नंबर जो था, अब आपको थोड़ा सा एक चीज़ और बताना, इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि जब जर्मनी ने जब पोलैंड पे कब्जा किया, तो जो ईस्ट में बैठा हुआ एक और नेशन था जो कि वर्ल्ड वॉर I में जर्मनी के खिलाफ लड़ा था, जिसको रशिया, USSR जो है, वो कभी क्यों नहीं आया वॉर में। उसका रीज़न ये था कि उस समय हिटलर ने रशिया से, उसने ऑलरेडी एक पीस एग्रीमेंट साइन कर रखा था कि मैं वॉर करूंगा। एक पीस एग्रीमेंट ऑलरेडी उसने साइन कर रखा था कि मैं जो है वॉर फुल फ्लेजेड करूंगा, लेकिन तुम मुझे रोकने मत आना, तुम मुझ पे अटैक मत करना। और उसने एक और उसमें टर्म्स रखा था कि तुम मुझे लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करते रहना, खाना पूर्ति देते रहना, और मैं जो है पोलैंड का कुछ हिस्सा जो ईस्ट में आता है वो मैं तुम्हें दूंगा, और वेस्ट जो पोलैंड होगा वो जर्मनी का होगा। इसलिए USSR कभी इन्वॉल्व नहीं होता है जब पोलैंड पे कब्जा करता है। अब आती है सिर्फ दो, यूके और फ्रांस। यूके और फ्रांस जो है वो दोनों लड़ना शुरू करते हैं, लेकिन आप देखेंगे USA जो है अभी तक वॉर में इन्वॉल्व नहीं है। उसका रीज़न ये भी रहा है कि USA कभी नहीं चाहा कि क्योंकि वर्ल्ड वॉर I में USA को कहीं ना कहीं वॉर में इन्वॉल्वमेंट की वजह से वहाँ की जो पार्लियामेंट या कांग्रेस ने उसको अपोज किया था, और फाइनली जो है USA इस बार डिसइंटरेस्टेड था कि यूरोप के मसलों पे नहीं पड़ना है। तो अब हालात ये हो गए थे कि फ्रांस हार जाता है, और इस बार जो नंबर होता है ब्रिटेन को कब्जा करना है। अब हिटलर जो है वो ब्रिटेन से स्टार्ट कर देता, बट ब्रिटेन के साथ एक मुश्किल ये खड़ा होता है हिटलर के साथ कि वहाँ की जो आर्मी थी वो डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकती थी, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश चैनल क्रॉस करके फिर आपको इंग्लैंड, जो ग्रेट ब्रिटेन जो पड़ता है उसकी रीजन से, तो इनके पास एक ही ऑप्शन था, वो था जर्मन के जो एयरफोर्स थे लुफ्तवाफे, उनसे अटैक करना। आपको पता है कि एयर अटैक से लंदन को तबाह किया जाता है, और फाइनली क्या होता है कि एक समय आता है जिसमें जर्मनी जो है इस बार ब्रिटेन को कब्जा करने की कोशिश करता है, और कहते हैं कि चूंकि ब्रिटेन जो है वो यूरोप से इंग्लिश चैनल क्रॉस करके जाना पड़ता है, तो सिर्फ और सिर्फ जर्मनी की एयरफोर्स काम आ सकती थी। और एयरफोर्स क्या करती है, जाकर वहाँ लंदन में बहुत सारी बमबारियाँ करती है, जिसमें ब्रिटेन की हालात ख़राब हो जाते हैं, और ब्रिटेन के पास काफ़ी मुश्किल सिचुएशन शुरू हो जाता है। अब वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं ब्रिटेन और फ्रांस मिलके कि यूएसए वॉर में अब कूद पड़े, बट अभी भी यूएसए इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अभी इस मामले को बस वेट एंड वॉच कर रहा है, क्योंकि अभी उसके इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है। लेकिन अब होता क्या है कि सिचुएशन, हिटलर जो है उसके मन में कुछ और गेम प्लान चल रहा होता है। उसने पीस ट्रीटी तो साइन किया था, किससे? एक सीक्रेट एग्रीमेंट साइन ऑलरेडी किया था यूएसए से कि हम जो है वॉर में एक दूसरे के आमने सामने नहीं होंगे, लेकिन उसका जो एम्बिशन था पूरे यूरोप पे कब्जा करना था।
और फाइनली हिटलर जो है टू फ्रंट वॉर शुरू कर देता है, एक तरफ ब्रिटेन को हराने की कोशिश में, और वो सोचता है कि ब्रिटेन को हराते ही मैं वहाँ की आर्मी को लेकर सीधे ईस्ट में, पूरब में रशिया पे कब्जा करने की कवायद शुरू करूँगा। बट एक गलती कर देता है हिटलर। वो गलती ये था कि वो ये बात समझ नहीं पाता है कि रशिया एक बहुत बड़ा, एक ज्योग्राफिकल अगर देखा जाए तो बहुत बड़े एरिया में है, और वहाँ पे थोड़ा क्योंकि आपको पता है जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीम है, और जर्मन, आपको पता है जर्मनी जो है वो इतने ठंड में लड़ नहीं सकती थी, और साइबेरिया वाला जो रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा ठंड है। तो आप देखेंगे कि वो शायद यही रीज़न होता है कि जो जर्मन आर्मी है वो उस ठंड को झेल नहीं पाते हैं, और फाइनली जब ये रशिया पे चूंकि वोल्गा रिवर के आसपास ये लोग जाते हैं और वहाँ तक रेड आर्मी को पीछा करते हैं, बट चूंकि वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे जोसेफ स्टालिन, वो हार मानने को तैयार तो थे नहीं। आपको पता है स्टालिनग्राद की जो लड़ाई होती है उसमें फाइनली जो है शुरू में तो आपको देखने को मिलता है कि रशियन को भारी लॉस झेलना पड़ता है, क्योंकि हिटलर का जो एक पॉलिसी था ना, वो युद्ध का जो वॉर का जो टैक्टिक्स था उसका नाम कहते हैं जर्मनी में, जर्मन का एक वर्ड है दैट इज ब्लिट्जक्रीग, मतलब अचानक से क्या करना है, सडन हमला करना है ताकि दुश्मन को संभलने का मौका ना मिले। बट स्टालिन का एक वॉर टैक्टिक्स यहाँ पे काम आता है कि वो कहता है कि अगर वो ब्लिट्जक्रीग कर सकते हैं तो हम ऐसा ये भी कर सकते हैं कि हम दुश्मन के इतने पास आ जाएं कि उसे लड़ाई करने का मौका ना दें, उसे मारने का मौका ना दें। और कहते हैं कि जो स्टालिन है वो पूरे के पूरे एरिया को ब्लॉक कर देते हैं और कहते हैं कि आर्मी भी लड़ेगी, सिविलियन भी लड़ेगी। तो आपको पता चलेगा कि जो रशिया ने सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वॉर 2 में लॉस किया है, चाहे वो सिविलियन का डेथ हो, चाहे वो आर्मी, रेड आर्मी का डेथ हो, उसका रीज़न यही है कि देखेंगे कि स्टालिन कभी ये बात नहीं चाहते थे कि वहाँ की सिविलियन जो है और आर्मी अलग होकर लड़े, वो सारे एक साथ लड़ाई करते हैं। और फाइनली क्या होता है कि एंड ऑफ द डे रेड आर्मी जो है वो बढ़त बनाना शुरू करती है, और कहते हैं कि नाजी आर्मी को पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ रही होती है। और इसी समय क्योंकि पूरी की पूरी जो वॉर में जितनी आर्मी थी वो बढ़ चुकी थी, टू फ्रंट वॉर जर्मनी लड़ रहा था, और फाइनली यूके और फ्रांस भी इधर से एक साथ दम लगाकर नॉर्मंडी में लैंडिंग करते हैं, और उसके बाद दोनों तरफ से टू फ्रंट वॉर में नाजी आर्मी को धकेलते हुए और वापस जर्मनी की तरफ सेंटर में बर्लिन के पास लाना शुरू करते हैं। और इसी में क्या होता है कि जब फाइनली लगता है कि हिटलर को कि अब शायद ऑप्शन नहीं है, तो कहते हैं इवा ब्राउन के साथ बंकर में जाता है और खुद को गोली मार लेता है और जर्मनी सरेंडर कर जाता है। आप देखेंगे कि ये तो पहला है कि जर्मनी ने वॉर को सरेंडर कर दिया है, लेकिन दो नेशन और हैं एक्सिस पावर में जो कि अभी भी राइज है, इटली। लेकिन मैं बताऊं कि इटली में जो था उस समय फासिस्ट पार्टी जो थी ऑफ इटली, जिसका चीफ बेनिडो मुसोलिनी था। अचानक होता क्या है कि जब हिटलर डेथ होता है तो उसके बाद इटली भी सरेंडर बोल देता है, बट तीसरा नेशन जो कि इंपेरियल जापान था वो अभी भी सरेंडर करने को तैयार नहीं था। अब आते हैं थोड़ा जापान कैसे ये सारी चीज़ें कर रहा था, उसका कॉन्टेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे कि आप इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसमें जापान ने बहुत सारी कॉलोनी ऑलरेडी बना रखी थी। 1942 में अभी तक यूएसए जो है वॉर में नहीं आया था, बट जापान उसको खींच कर लाता है वॉर में। आपको पता है एक्सिस पावर में 3 जर्मनी, इटली और जापान होते हैं, तो जर्मनी इटली सरेंडर बोल चुके हैं, लेकिन जापान अभी तक सरेंडर नहीं किया था। तो क्योंकि जापान ने 1942 में क्या किया था कि वो उसने पर्ल हार्बर पे अटैक किया था, जो कि एक सरप्राइज अटैक था, और वो अटैक इसलिए किया गया था कि वो जापान कभी नहीं यूएसए की सुपरमेसी को एक्सेप्ट करना चाहता था। आपको पता है कि जो जापान है वो 4 आइलैंड से बना हुआ है, तो आप देखेंगे कि जो जापानीज आर्मी है वो काफ़ी, उनका जो हिस्ट्री देखेंगे तो काफ़ी क्रुएल्टी वाला हिस्ट्री रहा है। क्योंकि जापान जब कॉलोनी बसा रहे थे तो कॉलोनी, आप चाहे देखिए मंचूरिया का जो रीजन हो या जहाँ भी आप आसियान जो कि आज का नेशन है, उसमें जब भी जापानियों ने जहाँ जहाँ कॉलोनी बसाने की कोशिश किया वहाँ बहुत ब्रूटलिटी किया था। और ये चीज़ें था कि जापान जो है वो काफ़ी एग्रेसिव थे वॉर के मामले में। आपने सुना होगा जो समुराई की कहानी है उसमें कि किंग के प्रति वो जान भी दे सकते थे, और यही सारे रीज़न थी कि जापान काफ़ी ज़्यादा समय चैलेंज करता आ रहा था यूएसए को। लेकिन कहानी जो है यहाँ पे चेंज होता है कि जब 1942 में जापान ने पर्ल हार्बर, यूएसए की जो ओहाऊ आइलैंड जो कि हवाई वहाँ पे नेवल बेस है, वहाँ पे हमला करते हैं, और फाइनली यूएसए के बहुत बड़ा लॉस होता है, जिसमें फाइनली यूएसए को वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उतरना पड़ता है। अब 2 नेशन हार चुके हैं, जापान अभी भी सरेंडर करने को रेडी नहीं है। तो अब कहानी होती है क्या कि यूएसए जो है
वहाँ पे एक सीक्रेट मैनहट्टन प्रोजेक्ट चल रहा था, जो अब तक वर्ल्ड में कभी न्यूक्लियर टेस्ट कभी नहीं किया गया था, और सीक्रेटली मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत ट्रिनिटी जो मैनहट्टन में चल रहा था, और उस समय जो है ट्रूमैन थे, हेनरी ट्रूमैन जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे। तो यूएसए बार बार, यूएसए ने ओकिनावा जो जापान का आइलैंड है वहाँ पे एक तरह से कब्जा ऑलरेडी कर रखा था, लेकिन जापान को बार बार वो मैसेज दे रहा था कि जापान सरेंडर करे वरना यूएस उस पर फुल फ्लेजेड वॉर थोप सकता है। बट जापान जो है सरेंडर करने को जब तैयार नहीं था, तो फाइनली जो वहाँ पे आपने मूवी भी देखी होगी ओपेनहाइमर, उसमें दिखाया है कैसे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ वहाँ क्रिएट किए जाते हैं मैनहट्टन में, और फाइनली जब पता चलता है कि नाउ द न्यूक्लियर प्रोजेक्ट इज़ फाइनल एंड इट इज़ रेडी फॉर द टेस्ट, तो फाइनली हेनरी ट्रूमैन जो है जनरल ड्वाइट डी आइजनहावर के उस समय जो वहाँ के वॉर के चीफ थे, तो उनसे एक मीटिंग करते हैं और फाइनली जापान को एक मैसेज भेजते हैं कि जापान शुड सरेंडर नाउ। बट जापान के उस समय जो किंग थे हिरोहितो और सुजुकी जो कि आर्मी को लीड कर रहे थे, वो लोग बिल्कुल रेडी नहीं थे। फाइनली यूएसए को लगता है कि जापान शायद रेडी नहीं होगा, अब उन्होंने न्यूक्लियर हमला के बारे में सोचते हैं। जापान को लगता है कि ये सब यूएसए की धमकी है और वो उनका मिस कैलकुलेशन था, लेकिन यूएसए तो न्यूक्लियर टेस्ट करना था उसे, और कहते हैं कि जो 1945 6 अगस्त को जब हिरोहितो सरेंडर करने को मना करते हैं, जापान की आर्मी मना कर देती है, तो हिरोहितो जब मना कर देते हैं ये सरेंडर करने को, तो फाइनली यूएसए जो है 6 अगस्त को 1945 में पहला बॉम्ब जो गिराया जाता है हिरोशिमा पे, वो पूरे के पूरे आपने देखा होगा कि एक मशरूम जैसा गुबार उठा था, और फाइनली जो है जापान का पूरा हिरोशिमा देखते ही देखते वहाँ पे लाखों लोगों की डेथ हो जाता है, बहुत सारे लोग रेडिएशन की वजह से बाद में भी डेथ हो जाता है। अभी भी क्या हुआ, जब ये इंसिडेंट हुआ, पहला न्यूक्लियर आपका अटैक हुआ था जापान पे, फिर भी देखेंगे कि जापान सरेंडर करने को तैयार नहीं। जापान में 2 ग्रुप हो गए, एक तो जो बोल रहे थे सरेंडर करना है, दूसरा तो फाइनली होता क्या है, जापान जब सरेंडर करने को रेडी नहीं है, तो यूएसए जो है सेकेंड अटैक जो कि 3 दिन बाद करता है नागासाकी पे, और बॉम्ब का नाम आपको बता दूं, पहला जो बॉम्ब गिराया गया था वो लिटिल बॉय था, और जब जापान सरेंडर नहीं रेडी हुआ तो दूसरा बॉम्ब जो कि फैट मैन गिराया गया था। अब क्या है कि इस समय तक आप देखेंगे कि अब कहते हैं जापान ने अब सरेंडर कर दिया था, क्योंकि जापान अब इस काबिल नहीं था कि वो फिर से लड़ाई को कर पाए। फाइनली जो है वर्ल्ड न्यूक्लियर अटैक के बाद, मतलब 8 अगस्त को जापान भी सरेंडर कर देता है, और फाइनली कहते हैं कि अटैक ऑफ द यूएसए ऑन जापान वाज द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2। कहानी यहाँ पे रुकती नहीं है। आपको पता है कि यूएसएसआर जो है वो ऑलरेडी जर्मनी को हरा चुका था, बट वर्ल्ड वॉर 2 में देखेंगे कि आप यूके और फ्रांस दोनों लड़ते लड़ते थक चुके थे, लेकिन अभी भी यूएसएसआर पावरफुल एक तरह से था। बट यूएसए जो है वो अचानक से जो जापान पे हमला करता है, वो एक तरह से अपने आप को ये बताना चाहता है पूरे दुनिया को कि यूएसए का सुपरमेसी को एक्सेप्ट कर लिया जाए, और वर्ल्ड का जो सुपर पावर है वो यूएसए है। अब ये बात जो है यूएसएसआर को अचानक से फील होता है कि इन लोगों ने तो न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रखा है, और यहीं पे कहते हैं कि कोल्ड वॉर का जो मेन रीजन है, वो कहते हैं कि जोसेफ स्टालिन ने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यूएसए जो है, जो कि अलाइड में उसका दोस्त था, वो सीक्रेटली एक न्यूक्लियर मिशन पे काम कर रहे हैं, और फाइनली ये डिस्ट्रस्ट जो शुरू होता है, इसी की वजह से कहते हैं कि कोल्ड वॉर का टेंशन शुरू हो जाता है। ये तो एक था कि डिस्ट्रस्ट जो था वो दोनों नेशन को लेकर, जो कि अब आप कहेंगे सर कोल्ड वॉर में जो है दोनों नेशन जो है, 2 नेशन लड़ रहे हैं, जो कि यूएसए और यूएसएसआर, यूके और फ्रांस पिक्चर से गायब हो जाते हैं। क्यों? उसका रीज़न ये था कि यूके और फ्रांस जर्मनी से लड़के थक चुके थे, और इनका वॉर में जितना लॉस हुआ था, ये शायद अब जो है सुपर पावर में नहीं आ पाए। ब्रिटेन का बाद में चल के सारी जगह से कॉलोनी जितना था वो सब ख़त्म हो गया, और चूँकि आपको एटलांटिक चार्टर में जब मैं बताऊँगा तो उसमें चीज़ें बताऊँगा कि यूएसए का एक तरह से अटलांटिक चार्टर में ये चीज़ें जब साइन कराया गया ब्रिटेन से, तो बोला गया कि आज के बाद आपकी जो कॉलोनी है वो ख़त्म हो जानी चाहिए, तभी हम आपको वॉर में सपोर्ट करेंगे जर्मनी के खिलाफ। तो ये टोटल वर्ल्ड वॉर 2 का कहानी जो था वो मैंने आपको बताया, जिसमें फाइनली दोबारा डिफीट जर्मनी, इटली और जापान की होती है, और उसके बाद 1945 में
आपको पता है वॉर के बाद अल्टीमेट कुछ मिले ना मिले एक पीस तो क्रिएट होता ही है। और उसके बाद जो नेशंस जीते थे, जो कि अलाइड पावर्स दोबारा जीते थे वर्ल्ड वार 2 में, और वो डिसाइड करते हैं कि आज के बाद कोई थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हो, तो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम यूनाइटेड नेशन से है, जो कि आज भी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है कि वॉर एस्केलेशन को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन होता है, जिसमें वीटो पावर जो 5 कंट्रीज़ हैं, जिसमें यूके, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर और बाद में चल के चाइना भी उसमें आ जाता है। तो यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन के बाद लगता है कि आपको थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हुआ होगा वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में कि कैसे कॉन्टेक्स्ट क्या था। अब मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सी पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर 2 में कौन हारा, रीज़न क्या था वर्ल्ड वॉर 2 का, और फाइनली जो है न्यूक्लियर, जापान पे न्यूक्लियर का हमला, न्यूक्लियर अटैक करना क्या रीज़न था। तो मुझे लगता है कि अभी तक वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में सारी पिक्चर आपके सामने क्लियर है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे कोल्ड वॉर के बारे में एक टॉपिक लेकर आऊँगा, और शायद अगर पिक्चर क्लियर है तो मैं आपको कोल्ड वॉर इससे अच्छे तरीके से समझाने में कामयाब रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जब भी आपको एपिसोड होगा उसमें मैं कोल्ड वॉर के टॉपिक को शुरू करूँगा।